वंदे मातरम भैया बहनों। आप सभी ने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे जो गृह वर्ग का दिया था उसे अपने होमवर्क की कॉपी में। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशों का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित रेशे, और प्लास्टिक आप जानते हो, देखिए किताब में, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाएं, जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए। जैसे एक देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक तो कौन कौन से आते हैं, जैसे ऊन आ गई, ये प्राकृतिक होती है, ठीक है। जो अपने रेशम के कपड़े आते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक। और कृत्रिम नायलॉन की जो साड़ी आती है, ठीक है, रियोन की जो आती है, ये कृत्रिम रेशम आ गई। तो इनका आपको नाम लिखना है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए भैया बहनों, ठीक है। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मानकों के हार में पाए जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। मानक मतलब माला के जो छोटे छोटे दाने होते हैं मन के, उनको पाने का प्रयास करिए। अथवा चित्र 3.1b के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? देखिए तो अपन इन दोनों में क्या समानता दिख रही है? आप माला में छोटे छोटे मनकों को आपस में जोड़कर माला बनाएगी है, और जो कागज के टुकड़े हैं यहाँ, ये छोटे छोटे कागज आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? माला बना रहे हैं, यानी कागज की लंबी माला। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, जो बहुलक, जिन्हें अंग्रेजी में अपन बोलते हैं पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है भाग या इकाई, यानी जो अनेक इकाइयों से मिलकर बने हों वो क्या कहलाते हैं? बहुलक। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। कपास क्या बनते हैं अपन? सेलुलोज। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आ जाइए इसमें रियोन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ये रेशा रियोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रियोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये एक मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रियोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें अपने नायलॉन का।
नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1961 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। ये एक प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। प्रबल मतलब मजबूत और प्रत्यास्थ मतलब लंबे लंबे खींच सके जी। और हल्का तो आप जानते हो, ये चमकीला और घुलने में सुगम था। घुलने में आसानी से धुल जाता था। अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। इस्पात मतलब लोहे के तार से भी प्रबल होता है। आए हम जाने। ये दे रखा है, ये पैराशूट दे रखा है और रस्सी का चित्र दे रखा है। क्रियाकलाप 3.1 एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, जैसे कि चित्र में दे रखा है। इस प्रकार का लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा कपड़ा बांध दीजिए, इसमें बांट रखे जा सके। कपड़े में एक एक करके बांट तब तक रखते चले जाएं जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। ये भार रेशम की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराएं। आंकड़ों को सारणी 3.1, 3.2 की भांति सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, पहला कपास कमजोर होता है, ऊन उससे प्रबल, रेशम उससे प्रबल और नायलॉन सबसे बल होता है। धागों को तोड़ने तो आवश्यक कुल भार। तो इन चारों से पता चलता है कि कपास सबसे कम भार चाहिए, ऊन को उससे ज़्यादा, रेशम को और ज़्यादा और नायलॉन को सबसे ज़्यादा भार चाहिए तोड़ने के लिए। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं और बांटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुट्टिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। पॉलिस्टर और एक्रिलिक की कल पढ़ेंगे भैया।